हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज लास्ट लेक्चर है बेटा। आज की टॉपिक हमारी है एसी जनरेटर। आज की लास्ट टॉपिक है और आपको हम बता देते हैं कि एसी जनरेटर मतलब आपको यहाँ पे मिलेगा एसी करंट मिलेगा और इस पे बेहद विस्तार से बातें हम अगले चैप्टर में करने वाले हैं जो कि अल्टरनेटिंग करंट ही है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि एसी करंट क्या होता है और एसी जनरेटर होता है क्या। आपने नॉर्मली सुना होगा नाम जनरेटर का, नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना। जनरेटर क्या होता है? एक डिवाइस होती है, एक मशीन होता है, एक युक्ति होती है। तो आज की टॉपिक हमारी एसी जनरेटर पर ही है। हम लोग देखते हैं क्या होता है। और हाँ, एसी जनरेटर जो कि बेटा एसी करंट पे वर्क करता है। अल्टरनेटिंग करंट, करंट दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट करंट होता है और एक अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। तो आज उसी पे बात करते हैं, थोड़ा मोड़ा देखते हैं क्या कहता है। एसी जनरेटर होता क्या है? एसी जनरेटर, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे अगले टॉपिक में, अगले चैप्टर में। ये हालांकि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। देखिए, एसी जनरेटर होता क्या है? यह एक डिवाइस है। यह क्या है? यह एक डिवाइस है, एक युक्ति है, एक मशीन है, एक मशीन है कह सकते हो, जो कि कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और किसके फॉर्म में कन्वर्ट करता है? अल्टरनेटिंग करंट, इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो एक अच्छी सी परिभाषा अगर बनाया जाए कि एसी जनरेटर क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी to electrical energy in the form of alternating current, ठीक है ना। सीधी सीधी बात है। आप डीजल देते हो मशीन, मतलब अपने जनरेटर में डीजल देते हो, यांत्रिक काम करता है, मैकेनिकल वर्क करता है, अपना वो नाचता है, फिर कॉइल में परिवर्तन होता है, फ्लक्स व्लक्स में, तो करंट बनता है। ये सब जानते हो। तो मैंने पूरा मिला के क्या बोला? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के रूप में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। तभी आप अपना बल्ब, टीवी, फैन जो भी चलाते हो। चलो, अब बात आती है व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है आपको बताया जाए तो अ करंट विच चेंज इट्स एन करंट, अ करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन। देखो क्या लिखा मैंने? अ करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन। ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ऐसा करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और ऐसा पॉसिबल है कि वो मैग्नीट्यूड भी चेंज करे, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हो इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड।
मैग्नीट्यूड। मैंने क्या बोला, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग दैट करंट विच चेंज इस डायरेक्शन, जो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। मैंने क्या लिखा, इट्स पॉसिबल चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब अभी पॉसिबल है कि अपने मैग्नीट्यूड में भी चेंजिंग कर सकता है। अगर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा तो ऐसे अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा होगा। ऐसे देखो जरा, यहाँ पे ऊपर प्लस, आधे चक्कर के बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो ऊपर देखो, बाहर चेंज हो रहा है यार, मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है? हो रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक तो हो ही रहा है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हर जगह ऐसा नहीं होता, बट होता है कहीं के। और करेंट विच चेंज इस डायरेक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट और इट्स पॉसिबल चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड। यह भी पॉसिबल है कि अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर ले। डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, प्लस माइनस, और मैग्नीट्यूड में चेंजिंग होती है। ओके, अल्टरनेटिंग करंट होता है। अब बात आता है जो आपका ये एसी जनरेटर वाला डिवाइस है, यह किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? इसका प्रिंसिपल बताओ, किस प्रिंसिपल पर यह बेस्ड है? तो आप क्या बोलोगे? ईएमआई पर है। किस पर है? ईएमआई पर है। ईएमआई मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बेस्ड है। यहाँ पे चुंबक भी आएगा, फ्लक्स गुजरेगा, चेंजिंग होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, अगर वो लूप हुआ तो करंट बनेगा। सारी बातें जानते हो। चलो अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। बनता कैसे? तो देखिए जरा, यहाँ पे दो देखो, मतलब कि एक सॉलिड चुंबक होता है नॉर्थ, और इसको मान लो साउथ। ये हार्ड शू वाला मान लो मैग्नेट है, ठीक है। हार्ड शू जो कि यू टाइप का होता है, यू टाइप कैसे? यू टाइप का होता है, ठीक है ना, यू टाइप का। इसके दो सिरे होते हैं, दो, देखो यू टाइप है, दो सिरे होंगे, एक एन होगा, एक पक्का यस होगा। यही है, मान लो यही है ना, और ऐसे ऊपर से रखा गया। चलो यहाँ पे रखा होता है एक कंडक्टिंग कॉइल रखा गया होता है, ठीक है। मान लो कि इसे टच नहीं करता, एक कंडक्टिंग कॉइल रखा गया होता है। कंडक्टिंग कॉइल आई मीन बता दें आपको, तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो कंडक्टिंग कॉइल है किसी के ऊपर, मतलब कि तार है, कोई कॉपर का वायर है मान लो, एक किसका वायर है? मान लो कॉपर का वायर। एक मतलब कि ऐसे थोड़ी रहेगा, कॉपर वायर है तो ऐसे थोड़ी कि छोड़ देंगे। एक किसी प्लेट के ऊपर, चाहे मतलब कोई प्लेट, मतलब मान सकते हो नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन बहुत अच्छा, मतलब कि फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल होता है जो कि, तो इसके ऊपर लपेटा गया होता है। ये होती है, देखो ये होता है सॉफ्ट आयरन का ये बनाया गया ढांचा, उसके ऊपर लपेटा गया होता है, ठीक है, ढांचे के ऊपर लपेटा गया होता है। यहाँ पे लगा होता है एक हैंडल, एक हैंडल कहो या एक्सल बोल सकते हो। यहाँ पे क्या लगा होता है? एक हैंडल लगा होता है, या फिर इसे एक्सल भी कह सकते हो, ठीक है ना, जो कि क्या करता है? नचाता है। जहाँ से आप पे चाहे अपने हाथ से नचाओ चाहे मशीन से नचाओ, आपको मैकेनिकल वर्क करना है, जिसको नचाना तो पड़ेगा। और जब तक आप मैकेनिकल वर्क करोगे तब तक आप ईएमएफ पाओगे, तब तक करंट, अगर लूप हुआ तो करंट पाओगे। चलिए, एक कॉपर का वायर हो गया और ये आपका हैंडल हो गया। हैंडल की स्पेलिंग गलत थी, हैंडल हो गया। ओके, यहाँ पे लगा होता है बेटा, दो ऐसे लगे होते हैं, स्लिप रिंग होते हैं। दो क्या होते हैं हमारे पास? दो स्लिप रिंग होते हैं। चलिए, चलो इसको मान लो S1 और ये क्या है? S2 है। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ S1 एंड S2, दो हमारे पास क्या हो गए? स्लिप रिंग हो गए। स्लिप रिंग क्यों कहा गया? इसको स्लिप रिंग क्यों कहा गया? जानते हो क्यों? अच्छा एक बात सुनो जरा, मान लिया ये स्लिप रिंग ना लगाया, यही बता रहा है सब बात। मान लो स्लिप रिंग ना लगाया गया हो तो दैट टाइम क्या होगा? अगर यहाँ से अब करंट तो मतलब ये नाचेगा तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। समझ रहे हो सारी बातें? ईएमआई लिखा है तो ईएमआई का मतलब क्या है? ईएमआई का मतलब यही है कि अगर ये गोल गोल यहाँ पे हैंडल से नचाओगे, अब यहाँ से देखो लाइन्स गुजर रहे हैं ना, ये लाइन्स एन से एस लाइन्स जा रहे हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, तो ये मतलब कि इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा।
और फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, क्योंकि कंडक्टिंग कॉइल है और इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब और क्लोज लूप अगर हुआ तो करंट बनेगा। यानी कि अगर मैं सीधे यहाँ पे मैं एक लगा दूं, लोड लगा दूं, लोड मान लो बल्ब लगा दिया, ठीक है, तो क्या उसको जला पाओगे? यहाँ पे मान लो हमने बल्ब लगा दिया तो क्या इसको आप जला पाओगे? जलेगा, जाहिर सी बात है, करंट बना नाचेगा तो जलेगा, बट ये देख रहे हो उलझ जाएगा। अगर ये ऐसे नाचता रहा ना तो ये वायर इसी में लपेट जाएगा, उलझ जाएगा, यानी कि टूट टाट जाएगा, चलेगा नहीं बहुत देर तक, जब तक ऐठन की क्षमता है ऐठेगा, टूट जाएगा थोड़ी देर में। तो सीधे लोड नहीं दे सकते हम लोग, ये लोड मतलब बल्ब है, रजिस्टेंस है, कह सकते हो, तो सीधे लोड हम नहीं दे सकते हैं। अगर सीधे लोड दे तो वायर उलझ जाएंगे। तो मैंने कहा यार वायर को उलझने से बचाना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक देते हैं स्लिप रिंग देते हैं। चलो एक स्लिप रिंग दे दिया। एक स्लिप रिंग देने का मतलब जानते हो क्या हो गया? ये दो गोल गोल से क्या है, ये भी दोनों कंडक्टिंग ही हैं, दोनों कंडक्टिंग ही हैं, ठीक है ना। और दोनों, इसको थोड़ा सा आगे निकाल दो जो आपकी किताब में बना रहता है, दोनों कंडक्टिंग ही हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि लकड़ी का ले लिया, वो भी मतलब कि जिसमें करंट फ्लो होता है। तो अब देखो जरा आराम से, ऐसे होता है गोल गोल, अब इसमें वायर ऐसे लपेटा गया, देखो ऐसे स्लिप रिंग आपके हैं, ये स्लिप रिंग गोल गोल है यहाँ पे ऐसे, अब ये स्लिप रिंग मूव करेगा और स्लिप रिंग मूव करेगा तो अपना ये मूव करते रहेंगे। स्लिप रिंग मूव कर रहा है तो वायर मूव कर रहा है, स्लिप रिंग गोल गोल मूव करेगा तो वायर पूरा, अब देखो स्लिप रिंग यहीं पे रहेगा। मैंने क्या बोला, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ये अब आराम से घुमा सकते हो, स्लिप रिंग इनको घुमा रहा है, मशीन तो लगी है, इसको आप घूम रहे हो ना, देखो ध्यान से, ये अब हैंडल लगा है, इसको पकड़ के नचा रहे हो तो एक गोल एक चक्कर लगाया तो स्लिप रिंग एक चक्कर घूम गया, एक चक्कर लगाया तो स्लिप रिंग एक चक्कर घूम गया। अब यहाँ तक तार नहीं उलझेगा, यहाँ तक तार नहीं उलझने वाला है। चलिए, इसे मैंने कहा ना S1 है और ये S2 है, समझ रहे हो ना। अब कहाँ से उलझेगा? अब स्लिप रिंग में मान लो बिल्डिंग कर दिया गया, स्लिप रिंग मेटल का है, इसमें दोनों तार बिल्डिंग कर दिए गए हैं, तो कल्पना कर सकते हो अपने जगह पर क्या करेंगे, ऐसे स्लिप रिंग अब घूम जाएगा फटाक से। जब ये घूमा तो स्लिप रिंग घूम गया, एक चक्कर घूम गया यहीं पे। ऐसे नहीं हो रहा, स्लिप रिंग अपनी जगह पे फिक्स है, स्लिप रिंग फिक्स है, बस अपने जगह पे ही रोटेट कर रहा है। स्लिप रिंग फिक्स है, ध्यान दीजिएगा, स्लिप रिंग फिक्स है, अपनी जगह पर ही रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मैं प्रयास करूंगा कि आपको इसका थोड़ा सा एनिमेशन दे दूं ताकि आप देख लो कैसे घूम रहा है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं, अगर मैं अब भी वायर लगा दूं यहाँ पे, करंट तो बनेगा वो मूव करेगा, तो यहाँ पे अब मैं अगर भी अब भी वायर लगा के यहाँ पे बल्ब दे दूं, क्या जला पाओगे? अब भी नहीं जला पाओगे। स्लिप रिंग अगर घूमेगा तो अब ये वाला वायर उलझने का प्रयास करेगा, अब यह वाला वायर क्या करेगा? उलझने का प्रयास करेगा। स्लिप रिंग नचाएगा इनको, तार को नचा के तोड़ ताड़ देगा। अब इनको अब एक दिक्कत और है ना, तो अब यहाँ पे एक चीज लगाना पड़ेगा, जानते हो क्या? एक कार्बन का ब्रुश लगा दो, ऐसे एक कार्बन का ब्रुश लगा दो, ब्रुश रहेगा, ब्रुश है, इसी के ऊपर स्लिप रिंग क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ब्रुश के ऊपर कार्बन का ब्रुश होता है। यहाँ भी लगा दो कार्बन का ब्रुश आप, ये मान लो पहला कार्बन का ब्रुश B1 और ये B2, ठीक है। स्लिप रिंग्स क्या करते हैं? स्लिप रिंग का कोई पूछता है क्या करता है, तो आप कहोगे कि वायर को उलझने से बचाता है। स्लिप रिंग वायर को उलझने से क्या करता है? बचाता है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई कहता है जो कार्बन के आपने ब्रुश लिए हैं B1 एंड B2, ये दोनों क्या करते हैं? तो B1 और B2 क्या करते हैं? तो सीधे बोलोगे लोड, जो आपका बल्ब है, यानी कि लोड कह सकते हो, लोड और स्लिप रिंग के बीच के कांटेक्ट को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे? जो कार्बन के ब्रुश हैं वह क्या करते हैं? मेंटेन द कांटेक्ट ऑफ लोड एंड स्लिप रिंग्स। समझ में आ गया ना? बस इसका कंस्ट्रक्शन है, कुछ है थोड़ी ना। EMI का मतलब क्या? फैराडे साहब ने कहा था कि अगर कोई भी चीज़ मतलब कि चेंजिंग फ्लक्स में कंडक्टिंग कॉइल कोई रखा है तो उसके सिरों के क्रॉस जो क्या होता है कि
EMF बनता है, इंड्यूस्ड EMF बनता है। अगर क्लोज लूप हुआ तो उसमें करंट फ्लो होगा, तो क्लोज लूप बन गया, करंट फ्लो हो गया, जलाओ इसको। अच्छा, एक इसमें बात मैं नहीं करूँगा, कौन सा, आगे इसको मिटा के बताता हूँ। जब वर्किंग बताता हूँ तो बताता हूँ, क्या नहीं बताऊँगा यहाँ पे, जो अगले टॉपिक में हमारे है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई ना। तो कंस्ट्रक्शन में क्या बनाओगे, आराम से बड़ा सा चुंबक, बनावट में आराम से अपनी लैंग्वेज दो, अपनी लैंग्वेज दो, तीनों तो लिख ही लोगे अपनी। अब कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट, अपनी लैंग्वेज दो। सर मैंने कुछ मैग्नेट लिया, मतलब कि NS का एक हार्श मैग्नेट लिया, और उसके बीच में मैंने कंडक्टिंग क्वाइल रखा, क्वाइल के ऊपर हैंडल लगाया। अब हैंडल का वर्क क्या है वहाँ पे आप लिख सकते हो। यहाँ पे स्लिप रिंग लगाया, स्लिप रिंग क्यों लगाया वहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे कार्बन की ब्रुश लगाया, क्यों लगाया, लिखो आराम से। लोड है, जलेगा बुझेगा अपना, मतलब कि होगा जो होना। अब करंट फ्लो हो रहा है ना, तो होगा। अब वर्किंग देखते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट है तो अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है। देखते हैं वर्किंग में क्या होता है। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं वर्किंग क्या है इसका। कार्यविधि, पीछे जो आपने कॉइल देखा था ना, एक कंडक्टिंग कॉइल था, जो इसे आर्मेचर भी कहते हैं। आर्मेचर, कुंडली, कुंडली कहते हैं, आर्मेचर कहो आराम से आप। तो वर्किंग क्या है इसका, वर्किंग प्रोसेस, चलो देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, टॉपिक ख़त्म होने वाला है। ये आपका स्टूडेंट N है और ये क्या है, S है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहे हैं, चलो बना दे रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने कंडक्टिंग कॉइल ये देख रखा है ना, एक कंडक्टिंग कॉइल, चलो ऐसे लेते हैं, NCERT का लैंग्वेज लेते हैं थोड़ा सा। NCERT की बुक में जो बनाया है, ऐसे शुरुआत में जो आपका कॉइल है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है ना। बताता हूँ, सारी बातें बताता हूँ। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जो आपका कॉइल है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, यानी कि जब t बराबर 0 है, कोई टाइम वाइम नहीं हुआ है, ठीक है ना। जब t का मान 0 है तो दैट टाइम थीटा इज इक्वल टू भी 0 है। अब सर बोलोगे सर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो थीटा कैसे 0 हुआ ना। तो अगर कॉइल आपका देखो NS है, इसके बीच में मान लो कुछ रखा है, तो NS का देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुआ, और वेक्टर एरिया का डायरेक्शन भी इसके परपेंडिकुलर इधर ही होगा ना। क्यों, इसके ऐसे रखा है तो वेक्टर एरिया भी इधर जाएगा अपना, यानी कि थीटा इज क्या, यहाँ पे लिख सकते हो एंगल बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा चलो, अब कुछ नहीं बनाने वाला हूँ, कार्यविधि हो गया, अब सॉरी कंस्ट्रक्शन हो चुका है ना। एक बात मैं बताता हूँ, समझने का प्रयास करना। अल्टरनेटिंग करंट इसको कहते क्यों हैं, अल्टरनेटिंग करंट इसको कहते क्यों हैं, नहीं तो क्योंकि मैं वो बात नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा मोड़ा आपको बताता हूँ। वहाँ पे आगे जो चैप्टर सारा भरा पड़ा है। तो शुरुआत में एक सपोज करो बेटा, सपोज करो कि मेरे पास एक बुक है, चलो यही लूप है और यहाँ पे NS रखा, इस कंडीशन में रखा है। यहाँ पे आपको समझने थोड़ा आसानी होगी, ऐसे रखा है। तो अभी इस लूप में बताओ जब t बराबर 0, एक परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे मैंने रखा है, ठीक है ना। अगर मैंने ऐसे रखा है, ऐसे मान लो ऐसे रखा है, तो अगर मैं बोलूँ कि इस टाइम बताओ क्या मतलब कि फील्ड लाइन गुजर रहा है इसके अंदर से, तो सर बोलोगे कुछ नहीं गुजर रहा है अभी। ये अगर कॉइल है ऐसे, तो अभी इसके अंदर कुछ नहीं गुजर रहा है। ऐसे देखने में आसानी होगी आपको, ऐसे देखो क्या दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। ये ऐसे मतलब कि रखा गया आराम से, अभी ऐसे फील्ड लाइन गुजर रहे हैं, ऐसे गुजर रहे हैं, ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर गुजर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कोई मतलब फ्लक्स नहीं है, बट देखो जरा एक समय ऐसा आएगा, ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि लाइंस क्या हो रहे हैं, इसमें ग्रोथ कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं।
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी मैं बोलूँ तो अब फ्लक्स कोई मतलब सपोज कर लो फ्लक्स है। अब फ्लक्स ऐसे ऐसे था, जीरो था, अब फ्लक्स बढ़ रहा है 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 बढ़ रहा है, यहाँ देखो यहाँ तक बढ़ेगा, यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो जब फ्लक्स इंक्रीज करता है तो आप जानते हो कि अब लेंज के नियम से क्या करेगा, उनको अपोज करेगा, उल्टा बहाएगा करंट। मैं ही बता रहा हूँ अल्टरनेटिव करंट उल्टा क्यों बहता है, यहाँ की मैं कोई वहाँ पे लिखवाने वाला कुछ हूँ नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब ऐसे गुजरा तो फ्लक्स बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़, यहाँ पे अधिकतम फ्लक्स गुजरने लगा, इस पे अधिकतम फ्लक्स गुजरने लगा, नहीं गुजरने लगा सर, गुजरने लगा। चलिए, तो करंट का अपना डायरेक्शन कुछ और होगा, कुछ बना होगा। मान लो बढ़ रहा हो तो मान लो करंट ऐसे बन रहा हो, चलो ऐसे मान लो यहाँ से यहाँ आ रहा हो अपोज करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं आपसे कि अब ये आगे ऐसे आगे मूव कर रहा है, अब देखो जरा फील्ड लाइन घट रहे हैं, यहां से अब नीचे आ रहा है ना, तो फील्ड लाइन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो करंट सपोर्ट करेगा, यानी कि अगर ऐसे पड़े तब ऐसे हो जाएगा। तो हर देखो यहाँ तक आधा चक्कर था, यहाँ से यहाँ तक आधा चक्कर था, फिर यहाँ तक अपना पूरा करेगा, मतलब कि हर एक आधे फिर यहाँ से बढ़ना शुरू कर देगा, फिर घटना, फिर बढ़ना, फिर बढ़ना, यानी कि हर एक आधे चक्कर के बाद क्या कर रहा है, करंट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि एक बार उसमें फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है और एक बार क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आप लगा सकते हो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो, करंट कैसे बनेगा, लेकिन वो अगले टॉपिक में है। तो करंट हम यहाँ पे आपको करंट का डायरेक्शन नहीं बताएंगे, ओके। हम आपको बस यही बताने वाले हैं कि इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट होता है, एक बार सीधा एक बार उल्टा, क्योंकि एक बार फ्लक्स इंक्रीज करता है और एक बार डिक्रीज करता है, आधे चक्कर में डिक्रीज करता है एक बार और एक बार क्या करता है, इंक्रीज करता है। यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज अपना वो करेगा, ओके। तो अब इससे आगे लेके चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप बेटा करंट का डायरेक्शन भी निकाल सकते हो बड़े आराम से, आप लोग उसे छूते नहीं हो, चलो निकाल भी लेते हैं। ये लूप है मान लो, अभी उसमें इंक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करने के लिए करंट कैसा होना चाहिए, एट एनी टाइम कोई पूछता है तुमसे तब बता देना, उसे तुम्हारी बात है बेटा, कहीं बता देना कोई पूछता है। ऐसे फ्लक्स है, ऐसे बढ़ रहा है तो इंक्रीज कर, देखो ऐसे पहले था, ऐसे करा तो इंक्रीज कर रहा है फ्लक्स, तो इनको डिक्रीज करेगा, फिर लाइन इधर को काटने का प्रयास करेगा, तो ऐसे बहेगा करंट, है पड़े बहेगा, है पड़, तब इधर बनेगा उसका फील्ड लाइन, तो करंट ऐसे एक बार बनेगा। और जब एक बार यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करने के लिए उनको ऐसे बना पड़ेगा, हे पड़े। आई बात समझ में ना, तभी तो सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये सब बेटा आपका काम है, बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आफ्टर सम टाइम टी, मैंने कहा आफ्टर सम टाइम टी, आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, मेरा मकसद यही है कि आपको कहानी समझ में आनी चाहिए कि हो क्या रहा है वास्तव में, ठीक है ना। अभी अल्टरनेटिंग करंट बेटा मैं अगले चैप्टर में इतना टफ पढ़ाऊंगा कि कहोगे हाँ सर कुछ पढ़ाए हो। अभी तो कहानी है, चूंकि अल्टरनेटिंग करंट इसमें था नहीं, लास्ट जनरेटर मिल गया तो पढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो भी ट्रेलर है, कर सकते हो आराम से याद करी, तो कहानी है, देख रहे हो ना कहानी है। आफ्टर सम टाइम टी, यानी कि जब टी बराबर टी हो गया, कुछ टाइम बीता, तो फ्लक्स क्या करा हम, अरे सॉरी, हमारा जो क्वाइल है, जो मैग्नेटिक क्वाइल, अरे सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जो अपना कंडक्टिंग क्वाइल है, वह रोटेट कर गया थीटा एंगल, टाइम टी बीता तो थीटा एंगल रोटेट कर गया। अब मैग्नेटिक फील्ड यानी कि फ्लक्स और उनके बीच का एंगल कुछ बदल गया, अब मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच का एंगल थीटा हो गया। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के बीच का एंगल अब थीटा जीरो नहीं हो गया, थीटा बराबर थीटा हो गया, फ्लक्स में चेंजिंग हो रही। चलो एक बात मान लेते हैं, लेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल इज इक्वल टू ओमेगा, कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये क्या है,
कांस्टेंट, और आप जानते हो ओमेगा कांस्टेंट यानी कि 4 चक्कर पर सेकेंड या 20 चक्कर पर सेकेंड अपना जो घूम रहा है कांस्टेंट है। तो आपने पढ़ा है थीटा बराबर ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा बराबर थीटा बाई टी पढ़े हो। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम होता है। ओके, उस टाइम के सापेक्ष कितना एंगल घूमा वही कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी, निकलता है वहाँ से। तो ये घूम रहा है, थीटा एंगल घूम गया मान लो। अब ऐसे घूम के मान लो ऐसे 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 थीटा वैसे लग रहा है, बट मान लो अभी थीटा एंगल घूम गया। थोड़ा सा तिरछा बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा घूमा हो ऐसे पर दिख रहा है। 3D अब आप 3D सोचोगे ना तो बने मिलेगा, कुछ मिलेगा आपको अगर 3D सपोज करोगे। तो यहाँ से ऐसे भी ले सकते हो कि थीटा एंगल चलिए घूम गया। इससे हालांकि सेंटर से लेते हैं, ऐसे इसको लेके नहीं बोलेंगे, आखिर ये ऐसे घूमेगा ना। देखो ऐसे था, ऐसे ऐसे घूम गया, यानी कि ये सेंटर, यहाँ से सेंटर ले लो आराम से बेटा। हर चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। कोई चीज़ अंधेरे में ना रहे आपसे। ये आपका मान लो थीटा एंगल ऐसे घूम गया हो। अब यानी कि कहा जा सकता है बेटा आपसे कि अब ये एंगल मान लो इस समय इस अवस्था में अगर होगा, इस अवस्था में अगर होगा, या फिर इस अवस्था में अगर होगा मान लो, तो यहाँ से और ये वाला सीधे जाएगा, और ये वाला अपना एंगल चेंज कर लिया, वेक्टर एरिया वैसे हो गया ना। सबको देखो आराम से। ये मान लो ऐसे था, उसको मैं यहाँ पे 3D में दिखा नहीं पा रहा, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हमेशा रहना है, और ये वाला वेक्टर एरिया आगे ऊपर जाएगा। तो कुछ वेक्टर एरिया आपका इधर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, फील्ड लाइन हो गया। इसके बीच का एंगल थीटा है। चलिए, अच्छा जब थीटा घूमा होगा तो फ्लक्स कितना हुआ होगा, फाई बी कितना है। तो आप कहोगे बी ए कॉस थीटा सर होता है, बी ए कॉस थीटा। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, ए मतलब क्या है आपका वेक्टर एरिया है, और थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल होता है। चलिए, अगर मैं पूछूं कि नेट फाई कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, तो मान लो बेटा एक कॉइल है, अब उस मतलब कि जो भी आपका बेस है उसके ऊपर लपेटे हो, कई चक्कर लपेटे हो, मान लो n चक्कर लपेटे हो, तो एन बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे कह सकते हो जो नेट फाई होगा ना, एन बी ए कॉस ओमेगा टी होगा। बड़े आराम से कह सकते हो। चलो, अब साहब फैराडे को याद करते हैं। फैराडे साहब को याद करेंगे तो हमको मिलेगा कि यार ये फ्लक्स चेंज हो रही है, तो फिर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। और कितना बनेगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा। कितना बनेगा पापा नहीं जानते, हम जानते हैं। हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी। अच्छा, माइनस डी फाई नेट कितना है टोटल, एन बी ए कॉस ओमेगा टी अपान डी टी। एन भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट, एरिया भी इसका कांस्टेंट ही है। कास ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, इसका टी के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा का ओमेगा ही हो जाएगा। ओमेगा जब करोगे तो देखो जरा डी टी बाय से, मतलब कि डी बाई डी टी अपान ये हो जाएगा कास ओमेगा टी, तो माइनस साइन ओमेगा टी, और अगर ओमेगा टी का करोगे तो ओमेगा आएगा। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा ई का मान आया, ई का मान, ई बराबर, इसी को हम लोग कहते हैं ई नॉट है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ई नॉट है। वास्तव में ई नॉट मतलब मैक्सिमम ईएमएफ की मैं बात कर रहा हूँ। ई नॉट का मतलब क्या, मैक्सिमम ईएमएफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम कितना, देखो मैक्सिमम तो नहीं, मतलब कि इतना बस मैक्सिमम है। कब होगा, जब साइन ओमेगा टी का मान 1 आ जाएगा, यानी कि जब आपके थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो दैट टाइम ये मैक्सिमम पे होगा। ओमेगा टी का मान 90 सीधे थीटा है वास्तव में, वो थीटा है वास्तव में, उसका मान 90, तो उसका साइन थीटा 90 का मान 1 होता है, दैट टाइम ई बराबर ई नॉट, ई मैक्सिमम है।
यही क्या है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है। कब होगा ऐसा, जब थीटा का मान 90 होगा, यानी कि वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का एंगल आपका हो जाएगा 90 डिग्री का। चलिए, और हमने एक बात और पढ़ी है, हमने क्या पढ़ा है कि I इज इक्वल टू, ऐसे पढ़ा हमने V बराबर I, और यहाँ पे क्या पढ़ा है R, तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपान R, और ये वास्तव में वोल्टेज ही है तो यहाँ पे E लिख सकते हो, E, ठीक है। E लिखने का मतलब, अब R क्या है, क्वाइल का रेजिस्टेंस मान लेते हैं। R क्या है, क्वाइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा ना, तो करंट की बात करते रेजिस्टेंस आना है। तो E का मान कितना है आपका, E का मान है E नॉट साइन ओमेगा टी और अपान R, और E नॉट का मतलब कितना है बेटा, एन बी ए ओमेगा अपान R इंटू साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हाई चीज़ क्या है, I नॉट होता है, या E नॉट बाई R, ये भी I नॉट होता है, ये होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। आई बात समझ में, तो I नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा बाई R कहो, चाहे I नॉट बराबर E नॉट बाई R कहो, और E नॉट बराबर क्या होगा, एन बी ए ओमेगा होगा। इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। इस भी लास्ट है आपका। अब क्या पाओगे, अब यहाँ पे इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो जरा क्या पाओगे, इसको मिटाता हूँ, इसको ए क्या है, ए समझे ना, वेक्टर एरिया उधर भाग गया होगा, तब की कंडीशन है। अब मैं उसका आपको ग्राफ दिखा दूँ थोड़ा सा है, और टॉपिक खत्म होता है आपका। देखो, ग्राफ समझ में भी आ जाएगा आपको। ये मान लो टाइम t है, और ये मान लो बेटा आपका I नॉट या E नॉट, कुछ भी कर लो, I करंट है। चलो मान लो हमने आपसे कहा हो कि देखो जरा, शुरुआत में जब t का मान 0 था तो साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 यानी कि यहीं पे रहेंगे, I का मान भी 0 हो जाएगा, I भी 0, t का मान 0 तो I का मान 0 आएगा। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया आपको पाई बाई 2, पाई बाई 2, 90 डिग्री मिला आपको। यहाँ पे 90 होगा तो ये पीक वैल्यू रहेगा, यानी कि यही हमारा क्या है, I नॉट है। जब ओमेगा यानी कि थीटा है, वास्तव में थीटा का मान 90, तो ये पीक वैल्यू पे पहुंच जाएगा आपने। और यहाँ पे ऐसे गिरते गिरते आएगा, यहाँ पे 180 हो गया, 180 पे फिर 0 हो जाएगा। टाइम तो लग ही रहा है, टाइम तो लग ही रहा है, बट 180 हो गया, 180 पे फिर I का मान 0 हो गया, और फिर नीचे आएगा क्योंकि अब माइनस वैल्यू देगा ना, क्योंकि 180 के बाद आप आओगे यहाँ पे तो 270 मिलेगा, उसका मान होता है -1, यह नीचे का पीक वैल्यू है, वास्तव में नीचे का I नॉट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे ऐसे, और ये वास्तव में यहाँ पे हो जाएगा आपका पाई, और ये वाला कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2, आगे 2 पाई, ऐसे मिलता जाएगा आपको। तो अब ख़त्म होता है, कितना I नॉट होगा, कितना E नॉट होगा, सारी बातें आपने देख ली यहाँ तक बेटा। अब एक चैप्टर भी यहीं पे क्लोज होता है, और आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। करंट देखो यहाँ पे प्लस है, फिर माइनस हो रहा है, एक बार फिर प्लस फिर माइनस, यानी कि करंट हर एक आधे चक्कर के बाद, देखो आधा रोटेट करने के बाद, पाई मतलब कितना होता है 180 होता है, 180 यानी कि आधा रोटेट कर लिया, ऐसे था तो ऐसे हुआ, फिर उसके बाद फिर पूरा 360 फिर ऊपर जा रहा है, यानी कि हर एक आधे चक्कर के बाद करंट अपना डायरेक्शन यहाँ पे क्या करने वाला है, चेंज करता है, ठीक है। तो बेटा अब इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, इसे क्वेश्चन लगाते रहो। अल्लाह।